हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 25 मार्च वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। 6 आर्टिकल्स आज हमें डिस्कस करने हैं एंड द फर्स्ट वन इज योर अबाउट ट्यूबरक्लोसिस। तो बेसिकली वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2022 ऑब्जर्व की गई है और 2 रिपोर्ट रिलीज की गई हैं इंडिया की तरफ से। तो उस रिपोर्ट में क्या की फाइंडिंग है टीबी स्टेटस के बारे में उसे जानेंगे। साथ ही साथ हम टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस जो डिजीज है उसके बेसिक्स के भी बारे में जानेंगे। इससे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं। इश्यूज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर रिलेटेड टू द हेल्थ। तो इससे पहले हम रिपोर्ट के की हाईलाइट को समझे। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो आपका टीबी है ये बेसिकली बैक्टीरियल डिजीज है एंड इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये याद रखना, इट इज नॉट ए वायरल डिजीज। आप हमें बताओ, मलेरिया इज कॉज्ड बाय व्हाट? एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इट इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। देखो, एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज एंड एक होता है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि इन्फेक्शियस है, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच वाया ए मीडियम। और मीडियम आपका एयर हो सकता है, हमारे जो फ्लूइड्स होते हैं, जो हम बातचीत करते हैं, जो फ्लूइड्स निकलती हैं उसके माध्यम से भी आपका ये स्प्रेड हो सकता है। जैसे कोविड को ही ले लो, तो कोविड भी एक आपका क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज ही है। हालांकि कोविड आपका वायरस के कारण स्प्रेड होता है, लेकिन ये जो टीबी है आपका बैक्टीरिया के कारण स्प्रेड होता है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखनी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इंडिया ने एक टारगेट सेट कर रखा था कि हमें बाय 2025 टीबी को एलिमिनेट करना है अपने देश से, जो कि 5 साल अहेड है ऑफ द ग्लोबल टारगेट सेट बाय द WHO। तो WHO ने तो सेट कर रखा है कि बाय 2030 टीबी एलिमिनेट किया जाए, लेकिन इंडिया ने यह टारगेट रखा है कि नहीं, हम 5 साल पहले एलिमिनेट करने का प्रयास करेंगे, दैट इज योर बाय 2025। तो कुछ क्या स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा टू चेक द टीबी? तो वी हैव द नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन 2017 to 2025 and we have the national tuberculosis elimination program which is a centrally sponsored scheme। एंड जब हम बात करते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की, तो इसका मतलब ये होता है कि बोथ स्टेट एंड सेंटर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंडिचर। और इसके वेरियस कंपोनेंट होते हैं, 60:40 होता है, 90:10, कहीं कहीं ये फंड के शेयरिंग होते हैं। तो उसके बारे में हम कभी और जानेंगे, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। एक होता है आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम, वहां पर जो भी फंड है वो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रीब्यूट की जाती है। एंड अदर कैंपेन लाइक टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन, तो ये सब कैंपेन एंड इनिशिएटिव चलाई जा रही है। तो होप आपको टीबी के बारे में बेसिक जानकारी पता चल गई होगी। अब चलते हैं कि क्या कंटेक्स्ट है। तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2022 जो सेलिब्रेट की गई है, उसी दौरान 2 रिपोर्ट पब्लिश की गई है भारत की तरफ से। एक है आपका इंडिया टीबी रिपोर्ट, जिसकी थीम है कमिंग टुगेदर टू एंड टीबी ऑल टुगेदर, एंड द नेक्स्ट वन इज नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे रिपोर्ट जो रिलीज की गई है। तो क्या की हाईलाइट है इंडिया टीबी रिपोर्ट की? तो आप देख सकते हो जो 2021 का ईयर रहा है, यहाँ पर 19% का इंक्रीज हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन द टीबी पेशेंट। तो खुशी वाली न्यूज तो है ही नहीं, क्योंकि कम नहीं हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है 19% का। एंड जो आपका विजन है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस यानी कि NSP 2017-25 का, उसमें स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक प्रकार से जिम्मेदारी दी जाती है कि टीबी को एंड करना है बाय 2025। तो इसी के क्षेत्र में
जो आपके 18 स्टेट्स हैं उन्होंने कमिट किया है कि हाँ हमें भी टीबी को एंड करना है अपने राज्यों से बाय 2025। एंड इंडिया में जो चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस है वो काफी ज्यादा एक प्रकार से गंभीर एंड स्टेगरिंग प्रॉब्लम है। स्टेगरिंग प्रॉब्लम यानी कि इसमें कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हो द चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस contributes to approximately 31% of the global burden, और इसमें कोई सुधार ही देखने को नहीं मिल रहा। एंड ये भी एक चिंता की बात है कि जो मॉर्टेलिटी रेट है, यानी कि जो भी टीबी की विभिन्न प्रकार हैं, आपको पता है टीबी के वेरियस स्टेजेस होते हैं बेस्ड ऑन द सीरियसनेस ऑफ दैट डिजीज। तो जो मॉर्टेलिटी रेट देखने को मिल रही है ड्यू टू द ऑल फॉर्म्स ऑफ टीबी बिटवीन द पीरियड 2019 एंड 20, उस मॉर्टेलिटी रेट में 11% का इजाफा हुआ है। तो मॉर्टेलिटी में भी इजाफा हुआ है। और 2021 की बात करें तो यहाँ पर आपका टीबी पेशेंट के केसेस में भी इजाफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा एम है, टारगेट है टू एंड टीबी बाय 2025, उसमें कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें आ सकती है। ये हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं, ये जो आपका दूसरा रिपोर्ट या सर्वे जो रिलीज की गई है उसके आउटकम के बारे में जानते हैं। तो देख सकते हो रिजल्ट्स ऑफ नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे, ये भी रिलीज की गई हैं। और इसमें ये दिखाया गया है कि जो मेजोरिटी ऑफ द सिम्प्टोमेटिक पॉपुलेशन है दे डिड नॉट सीक द हेल्थ केयर सर्विसेज। कहने का मतलब ये है कि अगर 100% सिम्प्टोमेटिक पॉपुलेशन है जो टीबी से ग्रसित है, उसमें से 64% ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट लेते ही नहीं है, हेल्थ केयर सर्विसेज लेते ही नहीं है। तो आप बताओ, जब हेल्थ केयर सर्विसेज लेंगे ही नहीं तो फिर जो प्रॉब्लम है टीबी की वो कैसे ठीक होगी। अब ये सर्विसेज क्यों नहीं लेते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हायर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट हो सकता है, सोशल स्टिग्मा जो अटैच होती है वो हो सकता है, ठीक है, और लाइवलीहुड कौन चलाएगा। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। आप हमें 2-3 कारण और बता सकते हो कि आखिरकार ये स्थिति क्यों बन रही है। व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द सिम्प्टोमेटिक पॉपुलेशन इज नॉट सीकिंग द हेल्थ केयर सर्विसेज। एंड आप देख सकते हो प्रिवलेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ टीबी फॉर ऑल एजेज इन इंडिया वो कितना है, 312 पर लाख पॉपुलेशन, यानी कि 1 लाख पॉपुलेशन पर 312 आपके टीबी वाले पेशेंट मिल जाएंगे फॉर द ईयर 2021। एंड गवर्नमेंट ने बेसिकली डेयर टू इरेज टीबी प्रोग्राम भी लॉन्च किया है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम फॉर होल जीनोम सीक्वेंसिंग टीबी सर्वेलेंस बेस्ड ऑन इंडियन डाटा, ठीक है। तो ये हमने बेसिक्स डिस्कस किया। होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल फ्रेंड्स। On cooperatives, House panel tells government ensure federal features intact। तो बेसिकली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी उन्होंने अपना रिकमेंडेशन कोऑपरेटिव्स के ऊपर दिया है, और क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए गए हैं उससे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बेसिक से शुरुआत करते हैं कि आपका कोऑपरेटिव्स का क्या मतलब होता है और संविधान में इससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस है उसे हम डिस्कस करेंगे। बट लेट्स मूव टू द syllabus first. The syllabus will be covered under Indian Constitution, historical underpinning, evolution, feature, amendment, significant provisions and basic structure। तो इसके अंतर्गत कवर होगा। आप हमें बताओ कोऑपरेटिव्स का मतलब क्या होता है। कोऑपरेटिव्स बेसिकली वॉलंटरी एसोसिएशन या फिर ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ आते हैं हैविंग द कॉमन सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड अल्टीमेटली इन्हीं ग्रुप को एसोसिएशन को हम कोऑपरेटिव कहते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव्स बैंक सुन सकते हो या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी सुन सकते हो आप। तो ये सब एग्जांपल है कोऑपरेटिव्स के ही, ठीक है। और क्या बातें आपको याद रखनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है आपका स्टेट सब्जेक्ट, यानी कि इट इज अंडर द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, और स्टेट इस पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। और आपको पता होगा, मैंने बार बार आपको बताया भी है कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी
2011 में, और इस अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से पार्ट 9B इंट्रोड्यूस की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 9B तो की ही गई थी, साथ ही साथ आप हमें बताओ कि फंडामेंटल राइट्स में भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इंट्रोड्यूस किया गया था, वो कौन से आर्टिकल थे। साथ ही साथ DPSP में भी इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो कौन से आर्टिकल है आप हमें बताओ ढूंढ के M लक्ष्मीकांत से, या फिर आपको पता होगा तो बहुत बहुत बढ़िया। एंड तो ये जो आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की गई, जिसके तहत पार्ट 9B ऐड किया गया, दैट डील्स विद द कोऑपरेटिव सोसाइटीज सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इस अमेंडमेंट में कुछ बेसिक रूल्स डाले गए थे, ठीक है, जैसे मैक्सिमम 21 डायरेक्टर्स हो सकते हैं किसी भी सोसाइटी में, साथ ही साथ फिक्स टर्म होगा 5 इयर्स का फॉर द इलेक्टेड मेंबर, और भी रिलेटेड प्रोविजंस डाले गए थे। लेकिन आपने भी सुना होगा कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था इन द यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह एंड अदर्स, और जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कुछ जो प्रोविजंस थे उसको पार्टली स्ट्राइक डाउन कर दिया था, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये जो प्रोविजंस हैं वो बेसिकली वायलेट करते हैं पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विद रेस्पेक्ट टू द आइटम्स इन द स्टेट लिस्ट, बिकॉज कोऑपरेटिव्स एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है लेजिस्लेटिव मेकिंग पावर वो किसके पास होनी चाहिए, स्टेट के पास होनी चाहिए। तो अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस को डील करना है तो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। लेकिन अगर पार्टिकुलर स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन की बात हो तो वहां पर स्टेट जो है रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी, ठीक है। दैट्स व्हाई सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द पार्ट 9B उसको स्ट्राइक डाउन की गई थी, because it violated the powers of the state legislature with respect to the items in the state list। and सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो कॉपरेटिव्स है these are strictly within the domain of the state and only in matters which are related to multi state cooperatives। multi state cooperative यानी कि जिसके प्रेजेंस मोर देन वन स्टेट में, तो जाहिर सी बात है वहां पर मोर देन वन स्टेट का जुरिडिक्शन चलता है, तो अल्टीमेटली उसको रेगुलेट कौन करेगा, तो उसको रेगुलेट करेंगे आपके पार्लियामेंट। तो only in the matters of multi-state cooperatives does Parliament have the sanction to legislate। and अगर हम बात करें legislative framework for cooperatives तो आप देख सकते हो various states have enacted State Cooperative Societies Act, अपने अपने राज्यों में इन्होंने इनेक्ट किया है for governing the cooperative societies which are operating in their states। and for societies जो more than वन स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट लेकर आया है, 2002 में ही ये लाया था। तो इसके तहत आपका मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव रेगुलेट होते हैं। सो फ्रेंड्स, आई थिंक दिस आर्टिकल्स इज ऑलमोस्ट क्लियर। हाँ, अभी जो रिकमेंडेशन है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का उससे हम देखते हैं। तो पहली बात तो ये बात कही गई है कि जो भी एक्टिविटीज स्कीम्स या प्रोग्राम्स नेशनल लेवल पर लाई जाती है विद रेस्पेक्ट टू द कोऑपरेटिव, उसको प्रॉपर केयर के साथ लाई जाए सो दैट फेडरल फीचर्स जो है कंट्री की वो इम्पिंज ना हो, वो वायलेट ना हो। एंड दूसरी जो सजेशन दी गई है वो एक्चुअली ये कि न्यू नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी को इवॉल्व किया जाना चाहिए आफ्टर वाइड कंसल्टेशन विद ऑल द स्टेक होल्डर्स, लाइक स्टेट से भी कंसल्ट की जा सकती है ना। एंड इंट्रोड्यूस नेसेसरी लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क सो दैट जो मेंबर्स हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। एंड इफेक्टिव मैकेनिज्म लाओ टू इंश्योर दैट जो कॉपरेटिव्स हैं उन्हें एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज या फैसिलिटीज मिल सके फॉर देयर एग्जिस्टेंस, फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर डेवलपमेंट। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं कोऑपरेटिव से रिगार्डिंग। तो होप ये आपके आर्टिकल क्लियर हो गए होंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल, यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पावर जनरेशन। तो आपको ही पता है हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या तो कोल बेस्ड पावर प्लांट होता है, जनरली ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमारी कोल बेस्ड पावर प्लांट से ही आती है। देन वी हैव द
hydro power plants, then we have the renewable energy sources, solar, wind, and also we have the nuclear power plants जिसके माध्यम से we produces the nuclear energy। लेकिन अगर हम बात करें कैपेसिटी की, कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियर पावर, तो हमारे देश में बहुत ही कम है। पोटेंशियल ज़्यादा है बट कैपेसिटी कम है। तो क्या सिग्निफिकेंस है, क्या चैलेंजेज है, इन सब के बारे में कुछ जानेंगे हम। लेकिन इससे पहले हम सिलेबस के अनुसार चलते हैं, सिलेबस देखते हैं, सिलेबस व्हाट इज टेलिंग। तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी में आपका ये कवर हो जाएगा, देख सकते हो एनर्जी, ठीक है। तो जो प्रेजेंट इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है वो है आपका 6780 मेगावाट, जो कि काफ़ी कम है। और ये सारे के सारे जो आपको 6780 मेगावाट मिल रहे हैं ये बेसिकली 22 ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से प्राप्त हो रहे हैं। एंड वैसे तो इंडिया ने सारे कॉम्प्रिहेंसिव कैपेबिलिटीज के जो स्टेजेस हैं न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल के, उसको डेवलप कर लिया। यानी कि जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूल बनाने की, तो उसमें क्या क्या आपका कंपोनेंट शामिल होता है। माइनिंग करना पड़ता है, यूरेनियम प्रोडक्शन करना पड़ता है, बिकॉज यूरेनियम आपका रॉ मटेरियल है। फ्यूल फैब्रिकेशन, न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन, स्पेंट फ्यूल फॉर रिप्रोसेसिंग एंड अल्टीमेटली वेस्ट मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। तो यही कहा जा रहा है कि अल्टीमेटली इन सब कंपोनेंट्स में भारत ने कॉम्प्रिहेंसिव कैपेबिलिटीज हासिल कर ली है। तो क्षमता तो है कि वो अपनी पोटेंशियल को और बढ़ा सकता है टू प्रोड्यूस मोर न्यूक्लियर पावर। और साथ ही साथ भारत ने इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट कर रखा है फॉर कोऑपरेशन इन पीसफुल यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी विद द 18 कंट्रीज। 18 कंट्रीज के नाम कौन कौन से उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जरूर याद रखो कि फिलहाल कोई कोलैबोरेशन इजराइल के साथ नहीं है न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड। और अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, तो पहली बात तो ये कि भारत को पूरी क्रेडिबिलिटी हासिल है वर्ल्ड ओवर में टू द स्टेटस कि भारत एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। ये तो आपको अच्छे से पता होगी। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर है ये पोटेंशियल रखता है कि जो भारत की ग्रोइंग एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको आने वाले समय में फुलफिल कर सकता है। क्योंकि ये जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी होता है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। बस उसके लिए जरूरी क्या है कि आपका जो रॉ मटेरियल है, यूरेनियम सब, ये सब आपको मिलते रहे। लेकिन भारत में कहीं ना कहीं जो रिजर्व है यूरेनियम सब की वो काफ़ी कम है, इसलिए हमें दूसरे देश पर डिपेंडेंट होने पड़ते हैं। लेकिन वही बात है, वेरियस रेस्ट्रिक्शंस रहती है इन सब मैटर को लेकर। एंड अगर हम बात करें चैलेंजेस क्या हैं, तो चैलेंजेस वही है कि अभी भी भारत की जो एक्सेप्टेंस है विद इन द ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम वो हासिल नहीं हो सकी है, बिकॉज भारत आपको पता है न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम भी चलाता है। एंड देयर इज ऑल्सो स्ट्रेंड रिलेशनशिप विद द नेबर पाकिस्तान, जो खुद एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। एंड डोमेस्टिक प्रोटेस्ट भी चलते रहते हैं, ठीक है। अगर कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश करना चाहे तो डोमेस्टिक प्रोटेस्ट ड्यू टू द कंसर्न्स की ह्यूज वाटर का डाइवर्जन करना पड़ेगा टू द प्लांट, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकता है, रेडिएशन लीकेज हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकती हैं, लैंड एक्विजिशन होगा, ठीक है। तो लाइवलीहुड इफेक्ट होगी। तो ये सब कुछ डोमेस्टिक प्रोटेस्ट बिकॉज ऑफ दीज कंसर्न्स चलते रहते। तो ये कुछ चैलेंजेज है, सिग्निफिकेंस डिस्कस किया एंड साथ ही साथ हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी कर ली। आप हमें बताओ यूरेनियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है और लार्जेस्ट रिजर्व यूरेनियम का किसके पास है, ये आप हमें बताना। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक्सटेंड्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओज। तो बेसिकली जो FCRA रजिस्ट्रेशन है एनजीओज का, उसकी टाइमलाइन को एक्सटेंड किया गया है मार्च
31 पहले भी एक्सटेंड की जा चुकी है और उसको बढ़ाकर अभी फिर से जून 30 तक एक्सटेंड किया गया है। तो जून 30 तक जो भी आपके FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं NGOs वो कर सकते हैं। अब FCRA रजिस्ट्रेशन जो NGOs क्यों कराती है? सो दैट उन्हें फॉरेन से फंड मिल सके, है ना। फॉरेन से फंड मिलते हैं तो ये जो है वेरियस पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, जनरली फॉर द सोशल सेक्टर, ठीक है। सो इसे समझने के लिए हमें सिलेबस डिस्कस करना ही होगा। वेयर इज द सिलेबस? हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, देयर कैन बी ऑल्सो द चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन, इसमें कवर हो जाएगा आपका, लेकिन ये कम्प्रिहेंसिव आपका एक्ट है तो ये मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशन सब इसमें भी कवर हो सकते हैं, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इन द पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि जनहित के रेस्पेक्ट में जो वैलिडिटी है FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ NGOs का वो जून 30 तक बढ़ा दिया है। साथ ही साथ जो FCRA एंटिटीज है जिसकी 5 साल की जो वैलिडिटी पीरियड है वो एक्सपायर हो रही है बिटवीन द 1 एंड द जून 30, यानी कि बिटवीन अप्रैल 1 से जून 30 के बीच, एंड जिन्होंने रिन्यूएबल के लिए अप्लाई किया है बिफोर एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन वो भी एक्सटेंड की गई है। तो हमें थोड़ा सा बेसिक के बारे में जानना पड़ेगा। तो FCRA जो लाया गया था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इट वाज बेसिकली कि जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ मनी जो प्राप्त होते हैं NGOs को या फिर कोई व्यक्ति को, तो वो पहली बात तो ये कि लेजिटिमेट सोर्सेस से आए। दूसरी बात ये कि जो भी पैसे या फंड आ रहे हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं, उसका लेजिटिमेट पर्पस के लिए इस्तेमाल हो। अब यहाँ पर आपको समझने की जरूरत होगी कि जैसे हम बात करते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन में सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हो सकते हैं कि लेट से एक तो चलो ठीक है पॉजिटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा, पैसे आ रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, एजुकेशन जो है NGOs जो है जगह जगह पर पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, है ना, पॉवर्टी एलिमिनेट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन नेगेटिव पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसे, ठीक है, इवेंट इनसिक्योरिटी फैलाने के लिए, है ना, इंसर्जेंसी फैलाने के लिए। दैट्स वाई जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं उनको रेगुलेट किया जाता है प्रॉपरली, सो दैट ये जो फंड है वो सिर्फ और सिर्फ लेजिटिमेट पर्पस के लिए चैनलाइज हो, इनलेजिटिमेट पर्पस के लिए नहीं, और जो सोर्सेस हो वो आपका लेजिटिमेट सोर्सेस हो। तो इसीलिए आपका FCRA का कंसेप्ट लाया गया था। तो ये जो पहली बार है वो 1976 में इनेक्ट की गई थी और इसको अमेंड किया गया है, याद रखना है 2010 में, और 2010 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2020 में। 2010 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करना, तब जाकर 2020 आएगा। एंड टू रिसीव द फॉरेन फंड्स, अब सारे NGOs को बेसिकली FCRA के तहत रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ जो NGOs फॉरेन फंड्स रिसीव करना चाहते हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि वो अपने आप को रजिस्टर करवाए अंडर द FCRA, एंड जो सर्टिफिकेट्स है वो फिर 5-5 साल में रिन्यू होते रहते हैं। और इसको अच्छे से याद रखना है कि जो आपका नीति आयोग है वो आपका नोडल एजेंसी है फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एक्रेडिटेशन ऑफ NGOs विच आर सीकिंग फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो नीति आयोग इज द नोडल एजेंसी फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एक्रेडिटेशन ऑफ NGOs सीकिंग फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड अब सर्टेन प्रोविजंस क्या है रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ NGO इन इंडिया? तो वी हैव द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 विच इज रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। याद रखना है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। एंड वी हैव द न्यू रूल्स अंडर द FCRA अमेंडमेंट 2020, जिसके तहत आपको ये 3 इंपॉर्टेंट बातें जाननी है। पहली बात तो ये कि जो भी फॉरेन फंड्स आ रहे हैं NGO को, तो वो फंड का ट्रांसफर फ्रॉम वन NGO टू अनदर नहीं किया जा सकता। ये अमेंडमेंट में नियम लाई गई है, इसको अच्छे से याद रखना। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन NGO टू द अनदर। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यानी कि चाहे सैलरी या फिर जो आउटी खर्च होते हैं उन सबको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहते हैं। तो पहले क्या था कि काफी लार्जर पोर्शन ऑफ फंड्स वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में NGO के द्वारा खर्च कर दिए जाते थे। अब वो
रिड्यूस कर दिया गया है कि भाई साहब पहले 50% आप खर्च करते होगे तो उसको आप कम करके 20% ही करने हैं, यानी कि अगर 100 रुपया है तो ओनली 20 रुपीज विल बी एक्सपेंडेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, नॉट कि आपको टोटल या फिर 80-90 रुपये खर्च कर देनी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर मेकिंग आधार मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए आधार मैंडेटरी होगा। सो फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, इंडियाज अप्रोच टू यूक्रेन रशिया सिचुएशन बेस्ड ऑन 6 प्रिंसिपल। तो ये 6 प्रिंसिपल क्या है? वैसे भी आपको पता है अभी जो आपका यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है और लगभग 1 महीने गुजर चुके हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रही है। बट आपको पता होगा, वैसे भी आपको ध्यान में रखना है कि जब भी ऐसी इश्यू आती है तो भारत एक बैलेंस्ड अप्रोच लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी भारत ने बैलेंस अप्रोच ही लिया है, ठीक है। और अगर हम इसको डिटेल से डिस्कस करें तो सबसे पहली बात तो हम सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में आप देख लो, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। तो India has had to walk a diplomatic tightrope over Ukraine in the past few days as it tried to balance its ties with Russia and West। तो वही बात हमने आपको बताई कि बैलेंस अप्रोच लिया गया है भारत की तरफ से, कोई एक तरफा अप्रोच नहीं है, ठीक है। सो दैट हम वेस्ट के भी इंटरेस्ट को कंट्रोल में रख सके और जो रशिया के इंटरेस्ट है हमारे साथ उस इंटरेस्ट को भी बैलेंस से रख सके, इसलिए बैलेंस अप्रोच भारत को लेने पड़ते हैं। एंड दैट्स व्हाई इंडिया ने एब्सटेन किया था वोट करने से ऑन द 2 रेजोल्यूशंस एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली विच वाज रिलेटेड टू द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो यूक्रेन में चल रहे हैं फॉलोइंग द रशियन इन्वेजन। तो पहला जो वोटिंग से एब्सटेन की गई थी वो बेसिकली इट वाज ऑन ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जिसके तहत रशिया को रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाने की बात कही थी फॉर द क्राइसिस। जो दूसरा है इट वाज ए प्रोसीजरल वोट ऑन वेदर की यूएनजीए को सेकेंड रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा फॉर एक्शन एट ऑल। तो ये जो रेजोल्यूशन है वैसे इसमें रशिया की मेंशनिंग नहीं की गई थी, तो ये बातें। और गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है कि जो इंडिया की अप्रोच है इट इज गाइडेड बाय इट्स ऑन नेशनल इंटरेस्ट और ये 6 प्रिंसिपल पर आधारित है which has derived from peaceful resolution through dialogue and diplomacy। तो ये 6 प्रिंसिपल्स क्या है आपको याद रखने, आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, है ना। तो पहली बात तो ये है कि जब भी ऐसी इश्यू आती है तो इमीडिएट सेसेशन हो, रोक लगे वायलेंस एंड हॉस्टिलिटीज के ऊपर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के माध्यम से सॉल्यूशन निकाला जाए, तो वी शुड रिटर्न टू द पाथ ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। एंड तीसरा है रिकॉग्नाइज द ग्लोबल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल लॉ, यूएन चार्टर, इन सबको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट करने की जरूरत है, सॉवरेनिटी ऑफ ऑल स्टेट्स इनको रेस्पेक्ट करने की जरूरत है। एंड ऑल्सो इंडिया कॉल्स फॉर ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस टू द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, है ना। कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में आपको पता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन काफी ज्यादा होते हैं, है ना। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस काफी ज्यादा होते हैं, तो फिर ह्यूमैनिटेरियन एसेस प्रोवाइड की जाए टू द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। एंड इंडिया गिव्स द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फूड, केयर, मेडिकल इक्विपमेंट, तो ये सब प्रोवाइड करते हैं भारत। एंड बीइंग इन टच विद द लीडरशिप ऑफ बोथ रशिया एंड यूक्रेन, तो ये तो है ही। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया ऑल दीज 5 आर्टिकल्स। नेक्स्ट वी हैव द लास्ट आर्टिकल, 9 स्टेट्स विथड्रॉ जनरल कंसेंट टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेस्टिगेट द केसेस। तो ये न्यूज तो आपने सुना भी होगा। तो बेसिकली क्या होता है जनरल कंसेंट, तो आपको पता होगा जब भी सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना है टू ए स्टेट तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है। अब ये जो परमिशन होते हैं ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो आपका होता है केस स्पेसिफिक, एक होता है जनरल। तो केस स्पेसिफिक मतलब केस टू केस बेसिस पर आपको परमिशन लेना पड़ेगा। जनरल यानी कि एक बार परमिशन दे दी गई तो फिर बार बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकता है उस स्टेट में। तो अभी क्या हुआ है कि अप्रोक्स टोटल 9 स्टेट्स ने विथड्रॉ कर लिए जनरल कंसेंट टू द सीबीआई, यानी कि अब अगर उन्हें इन्वेस्टिगेट करना होगा इन स्टेट में तो अल्टीमेटली केस टू केस परमिशन लेने पड़ेंगे, केस स्पेसिफिक परमिशन लेने पड़ेंगे। तो ये बेसिक कंटेक्स्ट है
और सिलेबस को देखते हैं सबसे पहली बात तो सिलेबस कहाँ गया आपका, हाँ, स्टेटूटरी रेगुलेटरी वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर इन इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो देख सकते हो 9 स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो आपको आई थिंक की याद रखने की जरूरत नहीं है। मिजोरम है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, केरला, झारखंड, पंजाब, मेघालय। तो अगर हम बात करें जनरल कंसेंट ऑफ सीबीआई की, तो एक बात तो आपको याद रखनी है, अनलाइक एनआईए बेसिकली नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, इट इज गवर्नड बाय इट्स ऑन एनआई एक्ट एंड इसका जुरिडिक्शन आपका अवेलेबल है अक्रॉस द कंट्री। लेकिन सीबीआई इट इज गवर्नड बाय दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जिसके कारण जो स्टेट गवर्नमेंट का जो कंसेंट लेना है इट इज मैंडेटरी फॉर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन इन दैट स्टेट। और दो प्रकार के कंसेंट हो सकते हैं, तो केस स्पेसिफिक लेना होगा या फिर जनरल कंसेंट। जनरल कंसेंट नॉर्मली इसलिए दी जाती है सो दैट सीबीआई को मदद की जा सके टू सीमलेसली कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन स्मूथली अक्रॉस द स्टेट्स। और जो सेक्शन 6 है ऑफ द डीएसपीई एक्ट 1946, ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करती है कि वो बेसिकली डिनाई कर सकते हैं या फिर परमिशन दे सकते हैं टू द सीबीआई ऑफिसर फॉर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन आप देख सकते हो अगर जनरल कंसेंट विथड्रॉ कर ली गई तो सीबीआई बेसिकली कोई भी फ्रेश केस इन्वॉल्विंग द ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और ए प्राइवेट पर्सन इन दैट स्टेट वो रजिस्टर नहीं कर सकती विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ये अच्छे से याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो बेसिकली ऑर्डर कर सकती है टू इन्वेस्टिगेट सच ए क्राइम एनीवेयर इन द कंट्री एंड फॉर दिस देयर इज नो नीड टू टेक द कंसेंट ऑफ द स्टेट। एंड सीबीआई जो है आपका मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर द केसेस रिलेटेड टू द करप्शन एंड मेजर क्रिमिनल प्रॉब्स। सो फ्रेंड्स, ये हमने टोटल 6 आर्टिकल डिस्कस किया विद इन 30 मिनट्स। होप यू अंडरस्टूड एंड cleared all your doubts. So friends, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।